लोक जीवन में हमने आपने देखा होगा प्रायः कि जिन परिवारों में, जिन विवाहों में, शादियों में नहीं बनती और तनाव रहता है तो कहा जाता है भाई मजबूरी में शादी हुई, लग रहा दिल से जुड़ाव नहीं हुआ। वैसे ही साझेदारी का कारोबार हो और वहां गड़बड़ हो जाए, वहां कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भी कहा जाता है भाई मजबूरी का सौदा था। यह सामान्यतः सभी लोगों ने देखा होगा अपने लोक जीवन में। और वही बात अब राजनीतिक गठबंधन के लिए कही जा रही है। और मजे की बात ये दूसरे नहीं कह रहे, सामान्य लोग भी नहीं कह रहे, गैर राजनीतिक लोग भी नहीं कह रहे, और अभी तो मतदाता भी नहीं कह रहे ज्यादा। ये बात खुद गठबंधन के कर्ता धर्ता कह रहे कि भाई हमारा गठबंधन मजबूरी का है। हालांकि ये मजबूरी जरूरी है। क्यों? बोले मोदी को हटाना है। अब बताइए, कभी आपने ऐसा सुना कि कोई गठबंधन के घटक दल सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात कहे? मुझे नहीं याद आता अतीत में कभी ऐसा हुआ हो। कई बेमेल गठबंधन हुए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। बंद कमरे में कहा हो अलग बात है, मन में सोचा हो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कहा कि ये गठबंधन मजबूरी का है, भाई क्या करें। इस जो बेंगलुरु में जो नया गठबंधन जन्मा, उस गठबंधन की सबसे बड़ी धुरी है कांग्रेस। और कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, अब आप जान गए छोटा आदमी तो नहीं, उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि ये गठबंधन मजबूरी का है। मजबूरी जरूरी है, लेकिन है मजबूरी का। अब जब आपने ही कह दिया कि हमारा गठबंधन मजबूरी का है, तो फिर वोटर आप पर भरोसा कैसे करेगा? और वोटर आप पर भरोसा क्यों करेगा? क्या प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते जैसी स्थिति नहीं बनेगी? एक अविश्वास का वातावरण है आपके भीतर, ये आपने खुद सार्वजनिक तौर पर मान लिया। मजबूरी का साथ वही होता है जहां मन नहीं मिला, दिल नहीं मिला, विचार नहीं मिले, चरित्र नहीं मिले, लेकिन किसी एक वजह के कारण बैठे हैं। तो मुंडे मुंडे मतर भिड़ना वाली स्थिति। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी के ऐसा बोला? छोटे नेता नहीं है, ये नहीं कि भाई कोई नवसिखिया है, पुराने आदमी हैं, राजनीति के दांव पेच को समझते हैं। और इसी रत्न में आप देखिए, शरद पवार साहब इस गठबंधन के I.N.D.I.A जो बना है, उसके बड़े बूढ़ों में एक शरद पवार साहब भी हैं। कल प्रधानमंत्री तिलक सम्मान समारोह में पुणे में थे। गठबंधन ने कहा था, पवार साहब से अपील की थी कि भैया वहां मत जाना मोदी जी के मंच पर। पवार साहब गए और खूब कौरी भर के मिले नरेंद्र मोदी से, एक दूसरे की पीठ थपथपाई, खिलखिलाए। बात क्या की ये तो नहीं पता लगा, कि खिलखिलाए खूब, और हाथ पकड़ के एक दूसरे का ऐसे भी करते रहे। मतलब लग रहा था कि मौज है, आनंद है दोनों तरफ। अभी किस बात का आनंद है? कांग्रेस ने भी विरोध किया था। तो कांग्रेस में महाराष्ट्र के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे, वो भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ससम्मान मौजूद थे, और वो भी पूरा नमस्ते किए प्रधानमंत्री को। तो आखिर पवार साहब ने गठबंधन की बात क्यों नहीं मानी और शिंदे साहब ने अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं मानी? ये सवाल हमने पूछ रहे। ये सवाल उछाल दिया तेलंगाना वाले केसीआर ने। चंद्रशेखर राव ने पूछा
कि हम तो चलो न एनडीए में है न इंडिया में है। पवार साहब की पार्टी तो इंडिया की फाउंडर पार्टी है और पवार साहब तो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं कि नहीं है अलग बात, लेकिन राजनीति तो परसेप्शन पर चलती है। क्या कल पुणे के कार्यक्रम में जो राजनीतिक व्यक्ति उपस्थित रहे सब, क्या उनके चलते भी गठबंधन में एक संदेह और ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है, खासतौर पर पवार साहब को लेकर? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी कि हमारा गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का उत्तर तो लोग खोजेंगे और कांग्रेस से नहीं, बाकी जो दल हैं गठबंधन में उन सबके लीडर्स से इस प्रश्न का उत्तर मांगा जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बातें होती हैं कहीं नहीं जाती। आप बताओ, आज शादी हो रही है और लड़के वाले ने मंच पे आके कह दिया लड़के के बाप ने कि मजबूरी की शादी है, ऐसा कहीं होता है? नहीं ना। आज कारोबार शुरू किया ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरों ने आके अनाउंस कर दिया मजबूरी में कर रहे हैं भैया साझेदारी, तो फिर क्या व्यापार चलेगा? वैसे ही मैंने अपने अब तक के पत्रकारी जीवन में पहली बार देखा कि अभी गठबंधन इम्तिहान में भी नहीं उतरा और उसके इतने बड़े नेता ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया भैया मजबूरी का मामला है। ये अलग बात, मजबूरी जरूरी है इस वक्त। क्यों? बोले क्योंकि मोदी को अकेले नहीं रोक पाएगा कोई, इसलिए मजबूरी है कि सब एक साथ आ जाओ। रत्नाकर जी, इस वक्तव्य से आपके गठबंधन की ताकत बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा या घटेगा? ये जो इंटरव्यू दे रहे थे अधीर रंजन चौधरी जी, तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और अगर उसका एक क्लिप निकाल करके 2-5 सेकंड का दिखा करके और उसके ऊपर एनालिसिस करना कि ये वोट बढ़ेगा घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमिताभ जी। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। मतलब इनकी बात का कोई वजन नहीं है, यूं ही है, यूं ही रख लिया इनको। हाँ, तो सुन लीजिए। ठीक जी। अब मैं उसको जरा एलोबरेट कर देता हूं ताकि जनता के पास मैसेज जाए कि भाई गठबंधन जो है उद्देश्य क्या है और उससे फायदा कैसे होने वाला है, वो भी मैं बता जी। उद्देश्य हम लोग पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो संविधान को न मानने वाली अलोकतांत्रिक सरकार जो है बैठी है, जो नफरत की राजनीति पूरे देश भर में कर रही है, उसको सत्ता से हटाना हमारा पहला उद्देश्य है। यही बात उन्होंने रत्नाकर भाई सबको बहस में ले आओ, फिर डिटेल में बाद में सबको बहस में ले आओ। बात तो पूरा कर ही नहीं पाया। नहीं, सबको बहस में। अरे भाई आपको अवसर मिलेगा ना, सबको बहस में ले आओ। सारे पत्ते अभी खोल दोगे तो 1 घंटा क्या करोगे? अभी रुक जाओ। आपने बता दिया, यही बात अधीर रंजन ने भी कही कि मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कोई अंतर नहीं, वही बात उन्होंने भी कही। भाई दीपक रंजन जी, मैं आज तक इतने वर्षों में इतने गठबंधन देख लिया, इतने चुनाव देख लिया। मायावती अखिलेश यादव का भी गठबंधन हुआ, मन से किसका होता है गठबंधन ये भी हमको पता है क्या, लेकिन बोलता कोई नहीं क्या? ये कोई बोल के चुनाव में नहीं जाता कि मजबूरी का है भैया, नहीं। और ये बोल के जो अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप किस आधार पर ये क्लेम करोगे कि हमारे साथ खड़ी हो जनता? जब जनता कहेगी, आप खुद ही कह रहे हो कि मजबूरी में जुटे हैं। नहीं, देखिए अमिताभ भाई जी, उनकी बात को बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। और मैं आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि ये गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन बहुत जरूरी भी। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को लिया, उसमें इनकी क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है? अजीत पवार जी को उन्होंने अपने साथ डिप्टी सीएम बनाया, इनके साथ क्या मजबूरी है? येदियुरप्पा साहब को इन्होंने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था, क्या इनकी मजबूरी थी? इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा साहब को इन्होंने जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया, इनकी क्या मजबूरी थी? तो देखिए बात उन्होंने नहीं, एक मिनट अब दीपक, एक मिनट, क्या भाजपा ने कभी ऐसा, जितने उदाहरण आपने गिनाए, इन उदाहरणों को करते हुए भाजपा के किसी बड़े अधीर रंजन के स्तर के नेता ने कभी ये बोला कि मजबूरी में हम ऐसा कर रहे हैं? कभी बोला? आप विषय नहीं समझ पाए शायद। किसी नेता ने ये बोला क्या कि हम अजीत पवार को मजबूरी में ले रहे हैं? किसी बड़े नेता ने बोला? एक मिनट रुको, किसी बड़े नेता ने बोला कि हम राजभर को मजबूरी में ले रहे हैं? ये लोग ढीठ लोग हैं, ये लोग बोलते नहीं है।
इनका तो सब दिख ही रहा है कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद उसी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में ले लेते हैं। तो क्या जनता देख नहीं रही है? आपके हिसाब से मजबूरी वाला मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी है तो मजबूरी बोलनी जानी चाहिए, यही कह रहे हो ना? मोदी किसी के लिए देश होंगे, हमारे लिए मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। ठीक है, हमको उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको हटाना है। ठीक है दीपक बाबू, किसी के लिए देश होंगे, देश उनके लिए मोदी होगा। ठीक है, हमारे लिए मोदी देश नहीं है। ठीक, अब आगे बात, अरे रुक जाओ बाबू, अब रुक जाओ, आगे बात आ गई। अभिषेक तिवारी जी, अध्यादेश पर कल वोट होगा, नेक्स्ट डे राज्यसभा में जाएगा मेरे ख्याल से वोट। अंक गणित संसद का बिल्कुल साफ हो चुका है, खासतौर पर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के वे समर्थन, घोषित समर्थन के बाद लोकसभा में तो कोई विषय नहीं था, राज्यसभा में भी मोर देन मेजॉरिटी नंबर हो गया। नहीं, उस अध्यादेश पर वोटिंग से पहले, यानी जो पहला इम्तिहान देना था गठबंधन को, उससे पहले ये घोषणा कर दी कि भाई ये मजबूरी का मामला है। नहीं अभिषेक जी, भाई अभिषेक जी, अमिताभ भाई, जी अमिताभ भाई, जी अमिताभ भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, पूरी इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब तक जी, आज एक सुर में लोग बोल रहे हैं कि ये जो तानाशाही सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको हटाना है। तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन ये अधीर रंजन तो कांग्रेस के नेता है अभिषेक, अधीर रंजन भाजपा के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता है। हमें लगा कि कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे एक बार जवाब, अमिताभ भाई मुझे उत्तर ले लीजिए। जी जी, आज 26 दलों के साथ इंडिया का गठबंधन है, लगभग 38 दल एनडीए के साथ हैं। और मतलब ये कहना गलत होगा कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला मोदी की बात नहीं है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मजबूरी में लेकर के, इनके साथ जेडीयू से लेकर के शिवसेना तक इनका गठबंधन टूटा हुआ है, फिरोमिन अकाली तक भी इनके साथ गठबंधन टूटा है। तो भारतीय जनता ये ना पार्टी ये बिल्कुल कहने लायक नहीं है कि ये 26 दलों का गठबंधन केवल मोदी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह समय बौखलाहट दिखा रही है। जहां तक दिल्ली अध्यादेश की बात है, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के सामने, इस हुकूमत के सामने आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछने का हिमाकत करते हैं। और मुझे पूरी खुशी है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, दिल्ली के अध्यादेश के विरोध में खड़े हैं। और जो उनके साथ खड़े हैं वो भारत विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान विरोधी लोग हैं, ये स्पष्ट क्लियर है। ठीक, अभिषेक तिवारी, बीजू जनता दल भारत विरोधी है, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी भारत विरोधी हैं, चंद्रशेखर राव भारत विरोधी हैं, जिनकी यहाँ कल तक नाश्ता कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जाके। नहीं, ये भारत विरोधी है, कैसी बात कर रहे हो भाई? बीआरएफ हमारे साथ है अमिताभ भाई। उनके लिए एक शेर है, जहां तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वालों के लिए बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। उनकी कुछ तो मजबूरी रही होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, रुकना होगा, मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। लेकिन ये भाव बड़ा गंदा है कि जो हमारे साथ नहीं वो भारत विरोधी है। अरे भाई आप भारत हो नहीं ना, अध्यादेश दिल्ली के लिए आ रहा है, वो भारत है, गजब तमाशा कर रहे हो यार। बोले जो हमारे साथ नहीं वो भारत का विरोधी। अरे इतनी बड़ी बात तो गांधी जी नहीं बोले कभी, आप तो हो क्या सब लोग? इतनी नहीं, अभी मत बताओ, बाद में आएंगे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी हिम्मत तो गांधी ने नहीं की कभी, तिलक ने नहीं की, गोखले ने नहीं की, ये आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिनको कुल जमा अभी 10-12 साल हुए होंगे राजनीति में, कुल अभी अन्ना की गोद से उतरे हुए ही 10 साल हुए होंगे, 12 साल। और ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं वो भारत के विरोध में। गजब करते हो भैया, 2 करोड़ का मामला है दिल्ली में, जो 2 करोड़ के साथ नहीं 150 करोड़ खारिज कर दिए, बोले भारत विरोधी। ये भाव ठीक नहीं बाबू, रुक जाओ। हरीश श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो ये खुशी का अवसर होगा कि कांग्रेस के लोकसभा में जो सदन में नेता हैं
वो कह रहे हैं कि गठबंधन जो है मजबूरी का है, और ये मजबूरी जरूरी है इस वक्त, चूंकि अकेले कोई नहीं हटा पाएगा मोदी को। नहीं देखिए जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से तो कोई बात बेपर्दा माने पर्दे में है ही नहीं है। ये शुरुआत से जब से बातचीत चाहे इन लोगों की चल रही है, तभी से बातें सारी स्पष्ट हैं। आज नीतीश बाबू और लालू जी का जो ये राजद का जो गठबंधन है, 36 के आंकड़े वाले प्रारंभ से जी, टीएमसी जिस तरह से टीएमसी का और कांग्रेस का या जो पश्चिम बंगाल में हाल है, या टीएमसी जिस तरह से लोकतंत्र में सलूक कर रही राजनीतिक विरोधियों को सफाया करने के लिए, और ये जो विभिन्न जो इनके अंतर विरोधी जो दल हैं और जिस तरह से गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो गठबंधन का कोई शेप भी नहीं बना है, अभी इसका कोई संयोजक तक नहीं बना है, कोई इनके न्यूनतम प्रोग्राम तक नहीं बने हैं। अभी तो इनकी जमा 2 मीटिंग्स हुई हैं, और ये जो मन की जो दिल की बात थी कांग्रेस की, वो सतह पे आ गई। अधीर रंजन जी ने ये स्वीकार कर लिया कि साहब ये मजबूरी का गठबंधन है। जो लोग जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो उस पर कुछ चिंतन करते हैं, वो सब जानते हैं कि मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि इसमें कई लोगों की तो महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की हैं। तो आगे इसमें नेता कौन होगा और न्यूनतम कार्यक्रम क्या होंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर के तो अपने आप में ही विवाद खड़े हैं। पिछले 9 सालों में और अभी की बात जी, और अभिषेक जी ऐसी सतही बातें कर रहे हैं कि जैसे एक टाइम में कांग्रेस पार्टी वाले बोल दिए थे कि इंदिरा इज इंडिया, उसी हिसाब से अब अरविंद केजरीवाल इज इंडिया हो गए, आम आदमी पार्टी इंडिया हो गई। तो ये जो ये हमारे कांग्रेस के मित्र हैं या समाजवादी पार्टी के मित्र हैं दीपक रंजन जी या आम आदमी पार्टी के अभिषेक जी, किसी के पास इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है कि आज आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हो, मजबूरी का गठबंधन बना के जा रहे हो। जनता जनार्दन आपके लिए कौन सा स्पेस, किस लक्ष्य को लेकर के कि मोदी जी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। हरीश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा, वही सवाल मैं रत्नाकर भाई से भी पूछूंगा, पहले आपसे उत्तर ले लो। शरद पवार और आपके बीच में क्या केमिस्ट्री है? हर हफ्ते में एक ना एक फुलझड़ी छूटती है। अब ये तो वो लूडो भी खेल रहे हैं, जो वैसे कहते हैं, वो लूडो भी खेल रहे हैं और शतरंज भी खेल रहे हैं एक साथ। नहीं तो आपको शरद पवार जी से पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तो केमिस्ट्री एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी की जो साथ आया वो साथ है। अब वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वहां गए हैं, अब वो कर्सी में वहां मिलने गए, या सुशील शिंदे जी भी वहां मंच पे हैं लोकमान्य तिलक जी का उस कार्यक्रम में। तो अब ये हो सकता है कि कार्यक्रम की में सभी लोग इनवाइटेड हों। हरीश जी, ऐसा नहीं होता, राजनीति इतनी सीधी कभी नहीं रही, राजनीति इतनी सीधी नहीं रही कभी। रत्नाकर भाई, जो महाविकास आघाड़ी है उसने अधिकृत तौर पर पवार से अपील की थी कि आप उस मंच पर नहीं जाएं, ठीक, उससे संदेश गलत जाएगा। कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हमारा उस मंच से ताल्लुक नहीं रहेगा जिस मंच पर प्रधानमंत्री को आना था पुणे में। पवार साहब तो खैर खुद ही मालिक मुख्तार हैं, तो वो तो गए। शिंदे भी छोटे नेता नहीं, गृहमंत्री रह लिए देश के, वो भी गए नहीं। अमिताभ जी देखिए जी, देश के प्रधानमंत्री का जब सम्मान होता है, कोई राजकीय कार्यक्रम होता है, तो निश्चित रूप से जो राज्य के बड़े नेता होते हैं, सीनियर, जो उनको बुलाया जाता है और इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत लेते हैं।
इसको राजनीतिक कयास लगाना कि अगर वहां पे नहीं, इसलिए रत्नाकर भाई एक मिनट फिर आप बोलेगा, इसलिए कयास नहीं लगता, कहते चूंकि ये नहीं जाने की अपील की गई थी सार्वजनिक, इसलिए सवाल खड़ा। वही मैं पूरा करेंगे। इसमें आप राजनीतिक कयास अपने हिसाब से हर व्यक्ति लगा सकता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी निपुण है भ्रांतियां फैलाने में। अभी हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, उसका तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे ना, पवार साहब कर रहे थे, तीनों दल के नेता, सीनियर नेता बैठ के अभी हाल ही में मीटिंग हुआ है और हमने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया है उस पे। तो ये सारा मीटिंग और राजकीय सम्मान में इस तरह के बड़े नेताओं का आना जाना को अगर हम राजनीति के उद्देश्य से जोड़कर देखेंगे कि हाथ मिलाए तो हमारे साथ आ गए, अगर शिंदे साहब वहां है तो वो बागी हो गए, क्या ये सब कयास लगाना कहीं बेमानी है? मैं यही कहूंगा। ठीक है, मैं यही सवाल दीपक रंजन, एक सेकंड, ये बार बार हर चीज को गोल गोल मत करो। कयास कोई नहीं लगाता, किसके पास समय है कि कयास लगाए पवार को लेके? आप लोगों ने खुद कयास के लिए खिड़की खोली, आपने अपील की। आज जो आप उदार बन रहे हो गौतम बुद्ध और कह रहे हो बड़ा समारोह होता है, राजकीय समारोह होता है, देश के प्रधानमंत्री है, नमस्ते नमस्ते होती है, चाय नाश्ता, आज जो आप ये जो बोधि वृक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, ये अपील करते समय आपको ज्ञान नहीं था कि प्रधानमंत्री हैं, लोकमान्य तिलक सबके हैं, ये तब ज्ञान नहीं था? अब भाषण दे रहे हो। कांग्रेस ने क्यों कहा था हम उस कार्यक्रम से दूर रहेंगे? क्यों कहा था? गजब बात करते हो। अधीर रंजन बोले इस बात का कोई मतलब नहीं, बोले पवार गए, बोले कोई मतलब नहीं। अरे फिर मतलब किस बात का है भाई? जवाब दे दूं? गजब बात करते हो यार। जवाब देने का मौका तो दीजिए, प्रश्न पूछते हैं। देखिए अमिताभ भाई, अरे अभी रुक जाइए, पहले उनको उत्तर दे दें। जी देखिए अमिताभ जी, नहीं आपने रत्नाकर जी जी देखिए अमिताभ जी, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो मजबूरी कहा है वो मैंने आपको पहले ही कहा कि वो इंटरव्यू का एक कुछ सेकंड का हिस्सा है। पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे तो लोग जनमानस के पटल पे ये संदेश जाएगा कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। और अगर 26 दलों का अगर गठबंधन को मजबूरी नाम देंगे तो 38 दलों के गठबंधन को क्या नाम देना चाहिए, ये बता दीजिए। वो जरूरी है क्या? ठीक रत्नाकर, अभी नहीं, जो प्रश्न उस पर आप गोल कर गए और आपने गलत उत्तर दिया। खैर चलिए, छोड़िए, ये आपकी आजादी है, आप जिस प्रश्न का उत्तर चाहे दें, जिसको चाहे छोड़ दें। मैंने पूछा था पवार के लिए, पवार वहां नहीं जाए इसके लिए अघाड़ी ने ऑफिशियली अपील क्यों की थी शरद पवार से, ये मूल प्रश्न था, उसका नहीं दिया। दूसरी बात, कहा जा रहा है दीपक रंजन जी कि भाई कुछ शब्द, कुछ छोटे से वाक्य को बाल की खाल, शायद आप ही ने कहा था। मैं आपको याद दिला दूं, भारत की अब तक की 75 साल की राजनीति में जो सबसे ऐतिहासिक वाक्य बने हैं वो छोटे ही थे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये लंबी बात थी, ये आज तक जिंदा है। देवकांत बरुआ को मरे कितने साल हो गए, इंदिरा जी को दिवंगत हुए कितने साल हो गए, पता है आपको? डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, ये कितना लंबा बात थी। जेपी, आज तक जिंदा है वो वाक्य। क्या लंबी कहानी से बात बनेगी? नहीं, जो आप लोगों ने कहा कि ना छोटी सी बात थी, बहुत कम शब्दों में बोला। अरे भाई, मजबूरी का गठबंधन, बात खत्म हो गई, इतना बोले ना, उसी पर तो चर्चा हो रही है मेरे भाई। और आज जरूरी, देखिए हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने एनडीए का घटक बनाया, जिन्होंने इनको झटका दे करके इनको चले गए थे, और इनके देश के प्रधानमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपके सम्मानित चैनल को उन शब्दों को मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। तो उनको लेना, साथ में एक बोनस में एक इनको विधायक जी भी मिले, तो उनको लेना, मैं हरीश भाई साहब से मैं इस बात का मैं जवाब चाहूंगा कि उनको लेना जरूरी है या मजबूरी है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इन्होंने लिया था, मुख्यमंत्री बनाया, वो इनके लिए मजबूरी है या जरूरी है? अजीत पवार जी, जिनके लिए 4 दिन पहले कहते तो क्या 70,000 करोड़ साथ में लेकर के वो आए, इसलिए वो मजबूरी बने या जरूरी बने? इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया घटक दल में। अभी आपने कहा ना कि अकेले मोदी से, मोदी अगर अकेले हैं तो अभी 38 लोगों का गठबंधन इन्होंने क्यों कर रखा है? मोदी जी अकेले हैं, भारतीय जनता पार्टी दल है, और अभी बात बार बार आदरणीय शरद पवार जी की हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए इसका वाजिब जवाब आदरणीय शरद पवार जी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मोदी जी से उन्होंने कहा कि कहां इंडिया के चक्कर में पड़े हो, इंडिया का साथ दो, इंडिया अलायंस का साथ दो, और सब लोग मिल करके जो है देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास का कुछ रहा नहीं। ठीक है, 9 साल से आपने कुछ नहीं किया। दीपक रंजन, आगे बात, ये अच्छा ह्यूमर हो सकता है, ठीक है, आगे बात।
मेरे मूल प्रश्न को दाएं बाएं करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उस पर उत्तर होना चाहिए। अच्छी बात का अच्छा उत्तर हो, अच्छा खारिज करना खारिज। मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा, भाजपा ने अगर उनके अधीर रंजन के स्तर के किसी व्यक्ति ने ये कहा होता तो दीपक रंजन ने जो बातें कही वो सही होती कि हमने मजबूरी में हेमंता को लिया, मजबूरी में राजभर लिए, मजबूरी में फलान लिए ढिकान लिए, ऐसा वो तो बोले नहीं, इसलिए चर्चा नहीं हो। जो चर्चा ही में विषय नहीं उस पर आज मैं क्यों बहस करूं। मैंने सिर्फ अधीर रंजन के उस बात को उठाया कि ये मजबूरी का गठबंधन है, उत्तर उस पर है भैया। ओम प्रकाश राजभर के लिए कि भाजपा ने बोला क्या गठबंधन मजबूरी में है, बोला क्या ऐसा? बोला होता तो इनको भी कटघरे में खड़ा करता। आप पूछिए ना बड़े भैया की मजबूरी है कि जो नहीं, आप पूछ लीजिए, हम तो पूछ रहे हैं। इसलिए ठीक रुक जाइए। मैंने एक उदाहरण दिया था, अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस हुआ था, सबको पता है कैसा अलायंस था। अब रुक जाओ बाबू, सबको पता था कैसा अलायंस था, सबके मन में हजारों आशंकाएं थी, लेकिन जब तक गठबंधन रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट प्रतिकूल रहा और जब तक गठबंधन टूटा नहीं तब तक किसी ने ये नहीं कहा मजबूरी गठबंधन है। आज शादी हो रही है, शुभकामना देने के साथ कह रहे मजबूरी की शादी है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, इसमें कौन सी लड़ाई है? इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह दी, तो उतनी बात तो नहीं। रत्नाकर सिंह अभी नहीं आएंगे। अभिषेक तिवारी जी, सी बात पूछ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अभिषेक तिवारी जी, दिल्ली सेवा विधेयक कल लोकसभा में वोट हो जाएगा, उसके अगले दिन शायद या उसके अगले दिन मान लीजिए इसी वीक में राज्यसभा में भी वोट हो जाएगा, ठीक? क्या स्थिति दिख रही है आपको आम आदमी पार्टी को उस पर? क्योंकि वो विधेयक आपकी पार्टी के दिल्ली के संगठन के लिए, सरकार के लिए उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं ना। इसीलिए शायद आपने शर्त भी रखी थी कि भाई कांग्रेस हमारे लिए ओपन सपोर्ट दे, तभी हम इंडिया में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अमिताभ भाई, अभी जब मैंने बोला कि ये जो इस विधेयक के अगेंस्ट खड़ा है, जो दिल्ली का जो काला अध्यादेश लाया गया, जो इसके अगेंस्ट में खड़ा है, वो भारत को आगे बढ़ाने वाला है, राष्ट्र सेवा करने वाला है। जो इसके विरोध में है, वो जो इसके साथ खड़े हैं वो राष्ट्र विरोधी है। मैं इसको पहले उसका कारण बता देता हूं, उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी भाई। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी और मैं भी सॉरी, हम दोनों भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में, भारत के संघीय ढांचे में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, तो जो महात्मा गांधी जी का सपना था, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आज जो इसको कुचलने का प्रयास करेगा, जो इसकी हत्या करने का प्रयास करेगा, जो लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास करेगा, मेरे नजर में वो राष्ट्र विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, भारत विरोधी है। मेरे नजर में भारतीय जनता पार्टी जो काला अध्यादेश लाई है, ये पूरी तरीके से काला अध्यादेश और लोकतंत्र को तार-तार करने वाला, संविधान के संघीय ढांचे को बर्बाद करने वाला अध्यादेश लाया गया। दूसरी बात, जहां तक राज्यसभा की बात है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला अध्यादेश देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब ये आएगा, देश के राज्यसभा में जब लाएगा, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है वहां पे ये गिरेगा और भारत की जीत होगी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत होगी। इसके लिए हर एक लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी उम्मीदों को मैं कतई प्रभावित नहीं करना चाहता। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। मैं सिर्फ एक विनम्र सवाल पूछ रहा था कि संसद तो गणित से चलेगी, ठीक, और गणित में मान लीजिए आपका ये विधेयक पास हो गया सरकार का, जिसको आप काला बता रहे हो और आदि आदि बता रहे हो, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा अभिषेक जी? नहीं, जब हो जाएगा ये, मैं कह रहा हूं कि अभी हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये राज्यसभा में गिरेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक लामबंद है। भारत हिंदुस्तान का 150 करोड़ लोग वोट देंगे क्या जाके? नहीं, जो उनके प्रतिनिधि वो वोट दे रहे हैं अमिताभ भाई, जो उनके प्रतिनिधि उनके वोट दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बात कर रहा हूं, और आज हमारे पास संख्या बल है, संख्या अंक गणित के आधार पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आगे बात, आगे बात बाबू, 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड दीजिए। ये आखिर अध्यादेश क्या है? ये अध्यादेश क्या है? इस पर मैं 2 बार बहस कर चुका हूं। सॉरी, अध्यादेश पर मैं 2 बार बहस कर चुका। अध्यादेश बताने का नहीं, अब तो गणित का खेल है, अब अध्यादेश पर थोड़ी चर्चा करूंगा ना।
अब नहीं, 2 बार कर चुका चर्चा, अब नहीं। अध्यादेश क्या है पूरा इस पर चर्चा कर चुका 2 बार, यानी 2 घंटे। अब अध्यादेश नहीं, अब तो वोट का टाइम आ गया भैया। हरीश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो इस विधेयक में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़ा है वो भारत के खिलाफ खड़ा है। अब ये आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, ये तो देश की जनता तय करेगी जी। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, इतना दम्भ और इतना अतिरेक किसी में नहीं होना जी। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल है, और इस लिहाज से वहाँ के कानून, वहाँ की गवर्नेंस के कुछ अलग तौर तरीके होते हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी बात से सहमत नहीं है, कांग्रेस किसी बात से सहमत नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी बात से सहमत नहीं है, तो देश विरोधी हो गया। देशभक्त होने का और देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट आज ये बांटने वाले हो गए, इनकी यूनिवर्सिटी हो गए सर्टिफिकेट बांटने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका सर्टिफिकेट है ये जनता की निगाहों में तो कूड़ा कचरा है। ये अपने आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपके पास जवाब वो बात दीगर हो सकती है, लेकिन इनकी बात को इस तरह की जो इनकी वक्तृता है उसको लोग डस्टबिन में डालते हैं। क्योंकि किसी पार्टी का किसी का विरोध करना, किसी पार्टी का किसी मुद्दे का विरोध करना भारत विरोधी नहीं हो सकता। आप दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? ये आम आदमी पार्टी का जब से विधानसभा रुख हो सकता है, लेकिन ये देश की जनता का रुख नहीं है। देश की जनता का जो रुख होता है, जनता ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया। समय समय पर इन लोगों को बताती है और सच का दिल्ली कई बार दिखा चुकी है, आम आदमी पार्टी को भी दिखा चुकी है। दिल्ली के अंदर जनता ने सबको सच का आईना दिखाया है, और जनता जनार्दन लोकतंत्र में निर्णायक होती है। उसके निर्णय से सबको भरोसा करना चाहिए और उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक रहा जबानी जंग की, जो अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है राज्य सरकार को उससे ये कोई दल है, जितने भी गठबंधन के दल है, ये कोई मुकर नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी, टीएमसी हो, राजद हो, आम आदमी पार्टी हो, जो परस्पर विरोधी एक दूसरे के प्रति एजेंडा रखते हैं, वो अगर कहीं राजनीतिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं और उनके नेता द्वारा ही कहा जा रहा है कि मजबूरी का गठबंधन है, तो ये इस पे जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। ठीक बात, जवाब आप दीजिए। और जहाँ तक दीपक रंजन जी की बात है, दीपक रंजन जी की बात का भी मैं जवाब दे देता हूँ। दीपक रंजन जी, ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अन्य जिन नेताओं का और दलों का आपने नाम दिया, घर में रोटियां वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास स्वतः आए, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको घर से बुलाने नहीं गई, या न भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने मजबूरी में कोई गठबंधन किया है। आपके घटक कह रहे हैं, और उनके प्रमुख सबसे जो प्रमुख घटक है कांग्रेस पार्टी जी, उसका जो लोकसभा में ठीक है हरीश जी, ठीक बात कही आपने, रुकना होगा। मैं रत्नाकर जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात और साफ कर दूं। जिस दिन भाजपा ये बोलेगी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ हमने मजबूरी में गठबंधन किया, उस दिन मैं ओम प्रकाश राजभर से ये जरूर पूछूंगा कि भाई मजबूरी में गए हो तो कब तक चलोगे? ठीक। दीपक रंजन, और जब पूछूंगा तो दीपक रंजन जी को भी बताऊंगा कि ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ठीक, पहले बोलने दे, अभी रुको भाई, अभी पहले पूछने दीजिए ना, भाजपा को बोलने दीजिए अधीर रंजन की तरह कि मजबूरी का सौदा है। एक खैर, रत्नाकर सिंह, संसदीय लोकतंत्र का एक थंब रूल है, यानी मूल सिद्धांत है। ठीक, आप भी जानते होंगे, अगर ये विधेयक पारित होगा तो भारत की संसद के दोनों सदनों के बहुमत से पारित होगा। ये तो जानते ही हैं सभी लोग, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक,
आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि जो विधेयक के साथ है वो भारत के विरोध में, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि भारत की संसद के दोनों सदनों का बहुमत भारत के खिलाफ है? रत्नाकर जी, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, हास्यास्पद नहीं? अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। नहीं, पहले ये सवाल समझ गए ना, इसका उत्तर आप जी, आपका सवाल समझ गया, उत्तर भी उसी सवाल का ही जी, उस पर रहेंगे ना पूरा समय, उस पर रहेंगे ना पूरा समय जी। फिर हरीश जी जो बोला है उस पे आता हूँ, फिर आप पहले आपके जवाब दे दें। जी जी। देखिए, भारत के संविधान में जब सत्ता पक्ष कई बार जो है अपने संख्या बल का दुरुपयोग तो नहीं कहूंगा, अनुचित प्रयोग भी किया, और उस अनुचित प्रयोग का जब उनको परिणाम जब उनको मिला, विरोध जब हुआ, देश की जनता ने विरोध किया, तो उस संख्या बल के आधार पे जो है उन्होंने उस चीज को वापस भी लिया है। ये भी देखने को मिला है। कृषि कानून बिल जो है इसी देश में अभी कुछ साल पहले ही लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल के आधार पे। तो ये जरूरी नहीं है कि संख्या बल के आधार पे सत्ता हमेशा सही निर्णय ही लेती है। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हरीश जी कह रहे थे ये अभी अध्यादेश के बारे में लेके आ रहे हैं तो भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तमाम सारी चीजें कह रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अमिताभ जी, हरीश जी से कि ये बता दें कि 2008 के मैनिफेस्टो में और 2013 के मैनिफेस्टो में इसी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वादा किया था दिल्ली की जनता से। आज अगर इनको अधिकार मिल रहा है प्रशासनिक फेरबदल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको जायज ठहरा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र का एक पिलर है, जायज ठहरा रहा है, तो आखिर में क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना चाहती है जी? उसका कारण सिर्फ एक है। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण सत्ता को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, चाहे वो भले ही एलजी के माध्यम से क्यों ना रखना पड़े। ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात। अब मैं चलता हूं दीपक रंजन जी के पास। एक बात कह के, जब चुनाव होता है और जनता किसी को जनादेश देती तो उसको सत्ता के लिए ही जनादेश देती है, उसको कनखल में निर्वाणी अखाड़ा में भजन करने के लिए जनादेश थोड़ी नहीं मिलता। इसलिए ये तर्क, ये बात ही गलत है। जब कांग्रेस को सरकार में सौंपा तो सत्ता के लिए सौंपा ना, एन केन प्रकार सत्ता अपनी कंट्रोल। सत्ता किसी के कंट्रोल में रहने वाली चीज नहीं, जनता ही किसी को कंट्रोल देती है और जिसको देती है उसी के पास सत्ता रहेगी। ये जान लीजिए हिंदी में, इसमें अंग्रेजी कतई नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में है। ठीक, ये जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए। ये कहने ही गलत है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एन केन प्रकार सत्ता रखना चाहते। अरे भाई, इसी के लिए तो वोट मिला उनको। मजाक कर रहे हो? ना समझे की बात मत करो मेरे साथ ना, आई एम सॉरी। अच्छा, वोट ही इसलिए मिलता है, ये इसलिए ये तर्क खारिज हुआ। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि भारत की संसद का बहुमत, दीपक रंजन जी, भारत विरोधी कैसे कहा जाएगा? क्योंकि अभी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि जो लोग इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे वो भारत के खिलाफ है। कल ये प्रस्ताव पास हो जाएगा भारत की संसद में, तो भारत की संसद कोई भाजपा का कार्यालय और सपा का कार्यालय तो है नहीं, वो तो बड़ी चीज है ना। देखिए अमिताभ भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री। क्या पूछना, आप क्या जवाब दे रहे हो? खैर जी जी, मेरी बात आने दीजिए। आप तो एकदम से कहीं चले आते हैं, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि सदन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए कि जो जनता की द्वारा चुनी सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो जनमत का सम्मान करती है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका सम्मान करती है। आज इनके पास संख्या बल है, सही है, संख्या बल के आधार पे ये कोई भी फैसला पलट सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया हुआ कोई भी फैसला, ठीक है, इनके पास संख्या बल है। लेकिन आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी संसद, क्योंकि मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल जो है बड़े सांसद भी देखते हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी देखता है, मैं उन सांसदों से कहना चाहता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से
जनता के द्वारा आप भी चुन करके सांसद बने हो, जनता के द्वारा चुन करके एक विधायक भी बना है, जनता के द्वारा एक प्रधान भी चुन करके गया है। तो जनमत का अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा तो जनता उनसे कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजों को कैसे मेंटेन करने की बात कर सकती है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात कैसे जनता उनसे कर सकती है। तो मैं तो आप मैं यही मैं इंडिया और भारत में नहीं जाना चाहता कि अगर कौन देगा वोट को, लेकिन अभिषेक बाबू आ रहे हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात की दीपक जी, बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात। एक बात भी हमें और हरीश भैया ने अभी कहा जितने भी अनवांटेड लोग आए, इन्होंने कह दिया कि हमने उनको नहीं बुलाया था, हमें कोई उनकी जरूरत नहीं थी, वो अपने से आए, और वो अपने से आए, वो सीधे गवर्नर साहब के पास चले गए और उन्होंने कहा कि साहब हमको डिप्टी सीएम बना दो, मैंने 70,000 करोड़ का मैंने घोटाला किया है, मैं भाजपा की वोटिंग मशीन से मैं साफ होकर के आया हूं, हमको सीधे आप डिप्टी सीएम बना दो। येदियुरप्पा साहब ने भी यही किया, वो सीधे गवर्नर साहब के पास गए और कहा मैंने माइनिंग में घोटाला मैंने किया, लेकिन अब मैं वॉशिंग मशीन से, भारतीय जनता पार्टी की मैं वॉशिंग मशीन से धुल करके मैं आ गया हूँ, हमको आप गवर्नर बना दो। छगन भुजबल साहब इसी तरीके से गए, उसमें इन्होंने नहीं कुछ किया। और अभी आगे आने वाले समय में सुनने में आ रहा है, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय में कौन सा मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय देंगे, क्योंकि वो सीधे गवर्नर के पास जाएंगे। दीपक जी आ गई बात, आ गई। मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो बात मैंने रत्नाकर भाई से भी कही, दीपक जी से भी कही, आपने 100 बुराइयां बताई, तो पवार साहब को, शिंदे साहब को तो कंट्रोल में रखते कि भैया इमोशन थोड़ा कंट्रोल में रखो, वो वहां नमस्ते करने किस लिए चले गए? आप अपन से अपना घर संभल नहीं रहा, दुनिया का भाषण दे रहे हो, बताओ। अरे उनको तो कंट्रोल में रखो, अपने घर के बड़े बूढ़ों को, वो आपको ठेंगा दिखा रहे, देखो कैसे गलवैया कौरी भर के मिल रहे हैं क्या? इसलिए पहले घर तो सुधारो भैया, घर नहीं सुधारोगे तो इन सब भाषणों से क्या हासिल। खैर, अभिषेक तिवारी जी, मैं फिर वहीं आता हूं, भारत की, अब पहले तो एक टिप्पणी उस पर करूंगा, बार बार ये अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य बोलने की कोशिश होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि जो, रत्नाकर भाई ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर इस विषय पर भी बहसें चलेंगी, आप जाते हैं सब जगह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मौजूदा व्यवस्था है, ठीक, कार्य व्यवस्था जो अभी देश में है, उसके तहत ऐसा होना चाहिए, ठीक। लेकिन उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा, लेकिन संसद इसके इतर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का आधी बात सच्ची और आधी बात खराब, ऐसा तो मान नहीं सकते कि कांग्रेस ने मना कर दिया इसलिए नहीं मानेंगे। ना अभी रुक जाओ भाई, फिर आप लोग भ्रम में पड़ जाते हो ना, इसलिए मैं एक बार पूरी तस्वीर क्लियर कर देना चाहता हूं। ये भाजपा और आपका मसला नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिख दिया वो तो इंटरनेट पर है, आप भी देख सकते हो, ठीक। संसद के कानून बनाने के सार्वभौमिक अधिकार पर कोई माइकल कैसे रोक लगा सकता है? अभिषेक तिवारी, मैं सिर्फ इतनी बात समझना चाहता हूं। मैं, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैं भी सारी चीजें क्लियर करता हूं। अभी आप हिंदी में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं भी बड़ा हिंदी में समझाना चाहता हूं कि जिस जनता की बात कर रहे थे, जिस जनतंत्र की बात कर रहे थे, उसी जनता ने, वही 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को तार-तार करते हुए, लोकतंत्र को तार-तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के ऑर्डिनेंस ला करके उनका फैसला पलटने का कार्य करता है। नंबर 1। नंबर, छोड़ दीजिए मैं कौन से पार्टी का हूं, ये हरीश भाई कौन से पार्टी के, दीपक भाई कौन से पार्टी के, रत्नाकर भाई कौन से पार्टी के। आज सवाल हिंदुस्तान की जनतंत्र का, लोकतंत्र का है। आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कल के दिन कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है कल के दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, कल के दिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो। सवाल आज यह है कि अगर भारत के संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर तो चुनाव कैसे होगा? और अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये संसद के खिलाफ, संसद में ये जाके, संसद में वो जाकर के, साहब वही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, कभी भी किसी भी संविधान को अमेंड करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ये तो सिंपल मेजोरिटी को अमेंड कर रहे हैं, ये सीधा 239A का उल्लंघन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी ना कहे, आज इनके पास संख्या बल है अमिताभ भाई, कल के दिन ये हो सकता है मजबूरी में अभी हो सकता है अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हो सकता है अरविंद केजरीवाल फोबिया इनके अंदर चल रहा हो, इनके सबसे बड़े नेता अगर किसी डरते हैं, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं।
आज सवाल यह है कि अगर ये लोकतंत्र को हत्या करेंगे तो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है जब जब तानाशाह ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी नंबर तो इनका इतिहास बता देता ठीक ना। अब आगे बात, अभिषेक आगे बात। अब हरीश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि हमारे नेताओं में एक समस्या, जब भी वो संविधान बोलते हैं तो अधिकांश लोग तब तक संविधान पढ़ते नहीं, वो संविधान शब्द इस्तेमाल करते हैं। संविधान में लिखा क्या ये पूछो तो अभी समस्या हो जाएगी, लेकिन सब कहते हैं संविधान को बहाल किया, संविधान की हत्या की। ठीक, तो खैर उस बहस में आज नहीं जाते, वो तो अलग के विषय। लेकिन वो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में, मैंने एक मिनट आपको सवाल और करूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में जब अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ था तब भी विपक्षी दलों ने कहा था कि संविधान और कानून और लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या? तो मैंने अपने दोस्तों से, साथियों से कहा जरा पता करो कानून और लोकतंत्र और संविधान खत्म हो गया देश में। बोले नहीं है वो तो। मैंने बड़े नेताओं ने कहा कि अतीक का लड़का मारा गया तो ये कानून की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की। तो अब वो कह रहे हैं दिल्ली में जो अध्यादेश आप लाए थे वो कानून की हत्या है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। हरीश जी ये हत्या क्यों कर रहे हैं भाई फिर आप? लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ अमिताभ जी ये तो खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या तो सही मायने में देखा जाए तो संविधान को बलाए ताक रख दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और आपातकाल लागू कर दिया था। उसके साथ तो ये खड़े हैं। और जिस संविधान के तहत, जिस लोकतंत्र के तहत कांग्रेस में अभी कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, उसी को बताते हैं कि संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। आखिर अगर लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाती तो ये कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार कैसे बन जाती, हिमाचल में कैसे सरकार बन जाती, या आम आदमी पार्टी? वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की मुहिम है, अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम है, उससे ये सब परेशान हो जाते हैं और इनको लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। हरीश भाई, जंगल राज की जिन बिहार लालू जी के सत्ता शासन में जंगल राज पूरी तरह परिवर्तित हो गया था, उनके साथ खड़े हैं। बता दीजिए आप। और वहां संविधान की इनकी हत्या नहीं नजर आती। टीएमसी जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं कराई, चाहे पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, वहाँ इनको लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आती, वहाँ इनकी जबान नहीं खुलती। तो ये अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? ये अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो घोटाले हैं, हेमंत जो शराब का घोटाला है, उस घोटाले के खिलाफ जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे घबराए हैं बुरी तरह। अरविंद केजरीवाल जी ने जो 55 करोड़ रुपया अपने बंगले पर लगा दिया, उसके रेनोवेशन में, उसकी जांच से डरे घबराए और इनको लोकतंत्र की हर जगह नजर आती है। तो वास्तविकता सच को ये फर्क बनाए। आप वो लोग हैं 1942 इंडिया, दो शब्द इन लोगों ने याद कर लिए, एक लोकतंत्र की हत्या, एक संविधान समाप्त कर रहे हैं, संविधान की हत्या हो रही है। नहीं हरीश भाई, ये विपक्षी दलों का एक सड़ल बन गया है। इसमें कौन ये दो शब्द इनको ये इन्होंने रख लिए हैं और वही जितने विपक्षी दल है उसके नेता रखते रहते हैं। नेताओं ने जा करके वहां पे प्रॉपर कैंपेन चलाया है, कई हजार करोड़ रुपए नुकसान किए भ्रष्टाचारी सिद्ध करते हैं, उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री बना दिया, उन्हीं को अपना मंत्री बना दिया, पार्टी अपने दामन में झांके विपक्ष का लीडर बना दिया, उन्हीं को किस तरह से भ्रष्टाचार से पूरी तरह आकंठ डूबी हुई है दिल्ली में, और किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में आपको परेशान, और इसीलिए आपको संविधान की हत्या नजर आ रही है। भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जवाब है आपके संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जो परिभाषा है वो मैंने बता दी कि आपको दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों की बात आई। दिक्कत ये है, हम देश लोकसभा में 303 सीट जीतने वाले को कहते हैं इसके साथ जनमत नहीं, और हमारे पास कहीं सामान्य बहुमत की सरकार होती तो हम कहते हमारे साथ पूरा भारत है। अभिषेक अब नहीं आएंगे, ठीक है ना? ठीक, तब हम कहते हमारे साथ पूरा भारत है, ठीक।
लेकिन जिसके 303 जीत के आए बोले ये तो लग रहा है जापान के लोगों ने वोट दिया होगा यूथोपिया के, क्या नहीं ना। अरे हमारे ही वोट से मोदी प्रधानमंत्री, हमारे ही वोट से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुए भाई। मैं आपके कहने से भेद करूंगा? गजब करते। बोले सिद्धरमैया पवित्र हैं, योगी आदित्यनाथ पवित्र नहीं है, ये नहीं चलेगा। हमारे ही वोट से वो भी चुने गए, हमारे वोट से ये चुने गए। ये कौन, आप लोग कौन होते हैं विभाजक रेखा खींचने वाले? भ्रष्टाचार की बात आई है, आनी चाहिए। लोक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा संघर्ष होना चाहिए, लेकिन अपने दो नहीं होने चाहिए। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, अब अरविंद जी ने एक बार एक सुझाव दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने, रत्नाकर भाई ध्यान से सुने, उन्होंने कहा था मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। सोनिया गांधी घर पर छापा मारो, पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दो, 2 दिन में सब चीजें सामने आ जाएंगी। ये उन्होंने फार्मूला दिया था, मोदी जी का भी स्टेटमेंट बता दीजिए। सार्वजनिक तौर पर दिया था, ऐसा नहीं कि चुपचाप दिया था। अभी ताजा मैं नहीं जानता कि उनकी बात का क्या मतलब है, वो फार्मूला कारगर होगा नहीं होगा। सोनिया जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनका भी एक सम्मान है देश में। लेकिन अरविंद जी ने कहा था कि इनको जेल में डाल दो, 2 मिनट 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा मामला, ठीक। हालांकि मैं किसी को अनावश्यक जेल में डालने के पक्ष में नहीं, आवश्यक हो तो छोड़ो भी नहीं। लालू जी के समय में आवश्यक हो गया था तो अदालत ने भेजा उनको जेल। मनीष जी के समय में आवश्यक हो गया तो सिसोदिया जेल में, जमानत नहीं हो रही। राउज एवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर राउज एवेन्यू, सब जगह एप्लीकेशन लग रही है जमानत की। जमानत तो नहीं हो रही ना। मैं जवाब दे दूं? नहीं, अब जवाब नहीं। जमानत हो रही होती तो छूट गए होते, कागज पत्तर सही होते। हालांकि अरविंद जी ने कहा था कि मैंने कागज देख लिए, और उन्होंने जिस के लिए कहा मैंने कागज देख लिया, वो अंदर गया बाहर नहीं आया। रत्नाकर जी जानते हैं, देखो मुस्कुरा भी रहे। सत्येंद्र जैन, जमानत में हेल्थ ग्राउंड पर में छुट्टी मिली कि ऑपरेशन कराना, इसलिए तिहाड़ में तो ऑपरेशन होगा नहीं। तब अरविंद जी ने कहा था मैंने सत्येंद्र को बुला के सारे कागज चेक कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। आज तक जमानत नहीं हुई, उनके घर वाले रो रहे, दुखी हो रहे। नहीं, नपना 2 नहीं होंगे। सोमवार को अगर आप अजीत पवार पर सवाल उठाते, उठाना चाहिए, लेकिन आपका कंठ तब औचित्य खो देता है जब आप लालू यादव पर मौन हो जाते हैं, जबकि एक बार आप लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हो। क्या उनको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर चुके अरविंद जी? तब मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, फिर आपको अजीत पवार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही खत्म हो गया, क्योंकि आप लालू जी के साथ खड़े हो गए जाके। और लालू जी तो घोषित हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, सारी कोर्टों से, तभी ना बरसों जेल में रहे। अब यही बात जनता पूछ लेती है तो आप लोग कभी इनको बुरा लगता, कभी इनको बुरा लगता है। अगर आप सिद्धरमैया, उनकी येदियुरप्पा की बात करोगे तो लालू जी को क्या कहेंगे? वो देश की आजादी में जेल गए थे, चारा घोटाले में नहीं गए थे, देश की आजादी में गए थे क्या? रत्नाकर भाई को तो पता ही है, दीपक जी को भी पता। अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल थोड़े नहीं गए थे, चारा घोटाले में गए थे। और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी थी। आम आदमी पार्टी से तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट की मोहर है ना। वैसे आम आदमी पार्टी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर इनसे तो बड़ी है। तब, और मैं इनके सुझाव से सहमत नहीं, ये बड़ा ड्रास्टिक सुझाव है कि सोनिया जी को जेल भेज दो। नहीं, जांच होनी चाहिए, सीधे जेल कैसे भेज दे किसी कहने से? हाँ, जांच में भ्रष्टाचार पाया मिले तो जेल भेज दीजिए। ये 2 नपने से सारी समस्या पैदा होती है मित्र। नपना एक रखो, कभी संकोच नहीं होगा, कभी चेहरा सिर नहीं झुकेगा, कभी नजर नहीं झुकेगी। लालू यादव अगर 3 साल पहले भ्रष्ट थे, आज पवित्र कैसे हो गए? और अगर तब भ्रष्ट नहीं थे और आपने भ्रष्ट बोला तो पहले क्षमा मांगिए, प्रायश्चित करिए, पब्लिक में जाकर कहिए कि भाई मैंने गलत बयानी की। क्या अब बोलना पड़ेगा ना कि आपने सोनिया जी को जेल भेजने का तबसरा क्यों किया? नहीं रत्नाकर जी, बोलना चाहिए ना,
देश के किसी बड़े परिवार के लिए ऐसी बात सार्वजनिक मंच से आपने कही तो आपके पास क्या सबूत थे? शीला दीक्षित चोर हैं, ये टेम्पो के पीछे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? दिल्ली में सब जगह लिखवाया था ना, हमने भी देखा, आपने भी देखा। अब बताना होगा शीला दीक्षित अब तो रही नहीं, लेकिन क्या वो आज भी आप उस बात पर कायम है कि शीला दीक्षित चोर है? राजनीति में के इन प्रयोगों के लिए सबके सामने संकट है, क्योंकि सब लोग ऐसे प्रयोग धड़ल्ले से करते हो और फिर नैतिकता के कैलाश मानसरोवर पर भी खड़ा होना चाहते हो। यहीं पे मेरी आपत्ति है। आप सब लोग कह दो भैया हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग तो खेलकूद करते हैं, अग्निहोत्री जी कोई दिक्कत नहीं, मैं ओके कर दूंगा, ठीक है, सवाल भी नहीं पूछूंगा। फिर ये ना कहो कि मैं तो गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी का पत्ता हाथ में लेके चल रहा हूं, पवित्र हूं, नहीं। और इस बात से मैं सहमत नहीं कि इस पार्टी के साथ नहीं खड़े, उस पार्टी के साथ नहीं खड़े तो भारत के साथ नहीं खड़े। पार्टियां भारत के वजूद के सामने बहुत छोटी हैं, झींगुर हैं। दीपक जी, सारी पार्टियां देश के सामने झींगुर हैं। क्या सारी पार्टियों के सारे सदस्य मिला लीजिए तो भी कितने हुए हैं? बनारस मंडल भर के आदमी नहीं हुए, पूरा देश तो छोड़ो। किस गलतफहमी में हो? जिसको लाख 2 लाख 4 लाख वोट मिल जाता वो भी अटारी खड़ा होकर चिल्ला रहा कि मैं देश हूं। और मजाक कर रहे हो, 150 करोड़ का देश है ये, और पार्टियों के पहले से था, पार्टियों के बाद भी रहेगा मित्र। नहीं, जिसके 4-6 एमएलए जीत जाते वही कहने लगता मैं देश हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं। अरे जब आप लोग नहीं थे तो देश नहीं था। चुनाव आयोग ने पैदा किया देश नहीं ना, ये पार्टियों ने पैदा किया। देश ने पार्टियां पैदा की, देश ही पार्टियां पैदा करेगा मित्र। इसलिए ये दंभ मत पाले कोई। हमने देश में नेहरू जी का युग देखा, लगता था नेहरू जी के बाद क्या होगा। इंदिरा जी का युग देखा, देश चल रहा है। नेता आते हैं जाते हैं, स्टेशन पर जैसे यात्री आते जाते हैं वैसे ही स्टेशन वही रहेगा, ट्रेन वही रहेगी, लोग चढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए बड़ा है स्टेशन और बड़ी है ट्रेन, ये भाव रखिए, कहीं कोई टकराव नहीं होगा। और आखिर में एक बात कहूंगा, गठबंधन करिए तो इतना जरूर सम्मान रखिए अपने साथियों का कि उनको मजबूरी का सौदा मत बताइए। ये मत कहिए कि ये गठबंधन मजबूरी का नाम है। ये अपने साथियों के प्रति आपका भाव बताता है कि आपका भाव उनके प्रति सम्मान का नहीं है, हृदय का नहीं है। दिल ना भी मिला हो रत्नाकर भाई तो भी बोलो कम से कम यही कि दिल मिला है इसलिए जुटे हैं। क्या गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो छोटे छोटे दल आपके साथ आए हैं, कांग्रेस के लिए खासतौर पर कहूंगा, उनके दिल में क्या बीतेगी जब वो सुनेंगे कि मजबूरी बता रहे हो हमको। यानी जब मजबूरी खत्म हो जाएगी तो उनको बाहर कर दोगे। ये भाव ठीक नहीं। कांग्रेस को चाहिए था अधीर रंजन के इस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण जारी करती, तो कांग्रेस उल्टा अधीर रंजन को सेव करने पर लग गई। ये गठबंधन के जो संस्कृति है उसके विरुद्ध है। हम किसी के साथ चल रहे हैं, वो हमको मजबूरी बता रहा है, ठीक नहीं ना। ये बोलिए हमारे भाई है, हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, समर्थक है, तो ये लोकतांत्रिक बात है। धन्यवाद।